श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे भारत में नशे से मुक्ति के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। उन्हीं संस्थाओं में से एक हमारे छत्तीसगढ़ की संस्था है कल्याणी सोशल वेलफेयर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भिलाई में स्थित है और इससे जुड़े हुए हैं अजय कुमार जी। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने अजय कुमार जी को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में इस विषय पर आज हमसे बात करेंगे। तो अजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अजय जी, जैसा अभी हमने बताया कि कल्याणी सोशल वेलफेयर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपकी एक नशा मुक्ति की संस्था है, तो उसके बारे में बताएं कि आप इससे कब से जुड़े हुए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है। हमारी संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विगत 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है और हमने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हमने कार्य की शुरुआत की थी। और जब हमने गुणवत्ता युक्त शिक्षा शहर से गांव की ओर ले जाने का प्रयास किया, तो एक छोटा सा गांव ग्राम रेंगा डबरी, ब्लॉक डोंडी लोहारा, जो कि पहले दुर्ग जिले में ही आता था, और वहां पे हमने कल्याणी पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया। परंतु हमने वहां पे जब पेरेंट्स मीटिंग, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग शहरों में ही होती है, गांव में तो होती नहीं है, परंतु हमने वहां पे शुभारंभ किया, पेरेंट्स मीटिंग की। परंतु हमने देखा कि निरंतर 3 माह तक कोई भी पेरेंट्स नहीं आए। और जब हमने बच्चों को ये कहा कि यदि अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तो बच्चे भी स्कूल नहीं आएंगे, तब वैसे ही भोली भाली महिलाएं, बच्चों की माताएं आई और उन्होंने अपने ही देसी अंदाज में बताया कि सुबह से पी लेता है तो कहां से आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो नशे से परिचय, हम शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तब हुआ, और दूसरा परिचय जब हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमने कार्य शुभारंभ किया तब, क्योंकि हम वहां पे ग्रामीण स्तर में 8 से 10 महिला समूहों का हम लोग निर्माण करके उसने प्रशिक्षण का भी कार्य हम लोगों ने किया था। परंतु महिलाएं सशक्त होने लगी, आगे बढ़ने लगी, परंतु हमने देखा कि जो सक्रिय महिलाएं थी उनके परिवार के सदस्य नशे की गिरफ्त में होने के कारण उन पर शक करने लगे और धीरे धीरे यह ग्रुप टूटने लगा। और हमने देखा कि नशे का दुष्प्रभाव महिला सशक्तिकरण पर भी पड़ा। हम लोग 2013 से घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत जिला दुर्ग में हम लोग कार्य कर रहे हैं और वहां पे भी हमने देखा कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा है। तत्पश्चात हमारी संस्था ने फैसला किया कि 15 अगस्त 2015 को हमने नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया और आज दिनांक तक हमारे जिला दुर्ग में 2 नशा मुक्ति केंद्र और बस्तर संभाग का पहला नशा मुक्ति केंद्र कांकेर में संचालित हो रहा है। तो अजय कुमार जी, आपने बताया कि नशे के कारण व्यक्ति जो है अपने घर पे समय नहीं दे पा रहा है और उसके कारण काफी जो है लोगों के बीच एक गैप हो जाता है घर वालों से। तो नशा देखा जाए तो एक बुरी लत है। ये लत कैसे लगती है? इसकी चपेट में व्यक्ति कैसे आ जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि नशा बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, नशे के प्रति जागरूकता की कमी है और हम नशे को अपने जीवन में स्टेटस सिंबल के नजरिए से हम देखते हैं। हर एक युवा आज उसको स्टेटस सिंबल समझ रहा है, तनाव कम करने की दवा समझ रहा है। एक लाइफ में यदि अगर आपको एंजॉय करना है तो नशा एक मुख्य कड़ी बनते जा रहा है। तो केवल और केवल हम मजे के लिए और अपने स्टेटस सिंबल के लिए नशे को केवल शौक से लेना शुभारंभ करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कब हम नशे की चपेट में आ जाते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चल पाता। जी, तो अजय कुमार जी, ये नशा जो है एक युवाओं में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नशे के जब व्यक्ति आदी होता है तो शुरुआत उसके युवा ही करते हैं। जी बिल्कुल। स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, और उसके बाद फिर ये नशे का सिलसिला जारी रहता है। तो आप देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब इसकी गिरफ्त में आते हैं
तो क्या उनके लिए किया जाना चाहिए? क्योंकि जब बच्चा नशा करता है तो घर में भी उसके संकेत मिलते हैं। जी, तो इसके लिए अभिभावकों को क्या प्रयास करने चाहिए? जी, हमने देखा है कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र में जितने भी प्रकरण आए, हमने उसका अध्ययन किया है, तो 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के लोग सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में है। और यदि अगर मैं 18 वर्ष से कम उम्र की मैं बात करूं, यदि अगर हम उदाहरण लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी संयुक्त परिवार की एक परंपरा है, परंतु जो बुजुर्ग है, जो सियान है, वो बड़े ही भोले भाले होते हैं और वो अनजाने में बच्चों से ही बीड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलन है, गुड़ाकू हो गए। यहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा गुड़ाकू का सेवन करती हैं और वो केवल साधारणतः बच्चों को पैसा देके वो जब नशे का सामान मंगाती है, तो इससे बच्चों के मन मस्तिष्क में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यही जिज्ञासा नशे का कारण बनती है। और दूसरी तरफ यदि अगर हम इस आधुनिक युग की हम बात करें, इस आधुनिकता में जैसा कि आप देखें कि आजकल महिलाएं भी नौकरी और व्यवसाय करने लगी है, एक जेंडर इक्वलिटी का एक जमाना आया है, परंतु ऐसी स्थिति में हम बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं एक अच्छी अभिभावकता जो हमें देना चाहिए, तो एक गुड पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और स्कूल में भी जो शिक्षक है, शिक्षकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चा नशे की गिरफ्त में जाता है तो बच्चे के व्यवहार में उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो ऐसे परिवर्तन को शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो, उनको ध्यान देने की अति आवश्यकता है। आज तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम हो, दुखद कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, नशे ने अपना एक स्थान बना लिया है। और वो स्थान तभी बनाता है जब हम लोग उसको बहुत ही आवश्यक समझते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग को अपनी संस्कृति और हमारे संस्कार, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं देते हैं कि बेटा बड़ा होकर नशा करना, परंतु कहीं न कहीं वो पीयर प्रेशर में, अपने दोस्तों के दबाव में आके वो ये नशे की शुरुआत करते हैं और उसके बाद ये कब नशे की चपेट में आ जाते हैं। और ये नशा एक ऐसी मानसिक बीमारी है, ये झूठ और बहाने पर ज्यादा विश्वास करती है। तो जब बच्चा घर में झूठ भी बोलता है, बहाने भी मारता है, तो अभिभावक उन्हें बहुत ही एक सामान्य व्यवहार समझते हैं और धीरे धीरे वो अपने ही अभिभावकों को बेवकूफ बनाना चालू करता है, झूठ बोलना चालू करता है और ऐसी स्थिति में बच्चे बिगड़ने लगती है। और अभिभावकों को तब पता चलता है जब बच्चा पूर्ण रूप से नशे की गिरफ्त में आ जाता है। जी, जो नशा होता है, इसमें जब हम बात करते हैं कि नशीले पदार्थों की, तो जब व्यक्ति इसका सेवन करने लगता है, चूंकि आपकी संस्था है, आपने देखा होगा नजदीक से, इसके सबसे विभत्स रूप नशे का क्या होता है उसको, और सबसे विभत्स परिणाम क्या होता है? यदि अगर मैं रूप की बात करूं तो हमारे पास जब अभिभावक अपने परिवार के सदस्य को लेके आते हैं तो वह विभत्स रूप में ही लेकर आते हैं। चूंकि यह बीमारी सामाजिक सम्मान से जुड़ी हुई है, तो परिवार अपने सदस्य की इस बीमारी को पहले तो दबा के रखता है। यदि अगर आस पड़ोस या रिश्तेदार भी अगर परिवार के सदस्यों को बताते हैं कि आपका बच्चा या आपका भाई, आपका पति नशा करता है, तो केवल और केवल परिवार के सम्मान के खातिर वे ऐसी बातों को दबाते हैं। ये हमारे पास उस समय आते हैं जब इनकी स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, ये नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं और ऐसी स्थिति में आते हैं तो परिवार में इतना गुस्सा होता है कि परिवार हमारे पास ऐसा छोड़ के जाता है कि यदि अगर इसकी मौत भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। परंतु
ऐसी स्थिति में हम उनकी देखभाल करते हैं। सबसे पहले उनके शरीर से जो नशा है, नशे को बाहर करते हैं, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और इसको कम से कम 72 घंटा लगता है। और 72 घंटे बाद जब उसके बॉडी से नशा बाहर निकलता है तो कुछ उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। किसी किसी को बहुत परेशानी होती है, चक्कर आना, बीपी शुगर का बढ़ना या फिट सा आना। तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्पेशल केयर देने की आवश्यकता होती है। और कभी कभी तो स्थितियां बिगड़ने भी लगती है, क्योंकि यदि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो लीवर जैसी बीमारियों को ज्यादा प्रभावित करता है। और जैसे कैनेबिस है, कैनेबिस से सीधा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब इन लोग विड्रॉल में चले जाते हैं तो बहुत ही बुरी स्थिति रहती है इनकी। और तो इसका अंतिम परिणाम तो मौत है। हमने बहुत करीब से देखा है ऐसे लोगों को, और कई ऐसे लोगों को देखा है जो हमारे पास आए हैं और हमें पता चल गया है कि इनको लीवर संबंधी कोई बीमारी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनको इमरजेंसी में ऐसे डॉक्टर्स के पास या ऐसे अस्पताल में हम लोगों ने रेफर किया है। और हमारे पास कुछ कैंसर के भी पेशेंट आए हैं जो कि टोबैको से उनके जबड़ों में कैंसर हुआ है। ऐसे भी तो ये बहुत ही विभत्स स्थिति में हमारे पास आते हैं। और हमारे जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल में सब कुछ है, मेडिसिन भी है, मेडिटेशन भी है, योगा भी है, व्यायाम भी है, और साथ ही साथ जो इनकी क्लासेस भी होती है। क्योंकि जब ये नशे की गिरफ्त में आते हैं तो ये अच्छे से साफ सफाई से रहना भूल जाते हैं, ये अनुशासन भूल जाते हैं, ये अपने संस्कार भूल जाते हैं। तो इन्हें वापस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके अनुशासन को स्मरण कराना, इनके संस्कारों को स्मरण कराना, और साथ ही साथ कुछ परामर्श, जो व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक परामर्श के माध्यम से ये इनके नशा करने के कारण को ढूंढना और उनकी समस्या का समाधान करना। तो ये विभिन्न एंगल से हमको देखना पड़ता है, अलग अलग एंगल से हमें देखना होता है। और जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं सबकी बीमारी का कारण कुछ न कुछ होता है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या अन्य कोई समस्या हो। अजय जी, अभी आपने बताया कि इसके जो कारण है, जैसे पारिवारिक बताया आपने, तो इसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक कारण। तो व्यक्ति जो है जब मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होता है तभी वो नशे की ओर बढ़ता है। यदि उसके अंदर आत्मविश्वास हो तो वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार होता है, और यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो या ना के बराबर हो तो व्यक्ति नशे की ओर जो है उसे अपना सहारा मान लेता है। तो आपकी जो संस्था है जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे नशे से पीड़ित व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कारकों को किस तरह सुधार किया जाता है? उनके जैसे व्यक्ति अवसाद में है, तनाव में है, तो वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। तो आपकी संस्था में क्या कार्य किए जाते हैं उनके मनोवैज्ञानिक रूप से? देखिए, जब हमारा मन हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाता है तब हम मन की सुनते हुए कहीं न कहीं गलत रास्ते की ओर जाते हैं। और जब मन को नियंत्रण में रखना है तो हमें मन और मस्तिष्क से आत्मबल को प्रबल बनाने के लिए, जैसा कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र में ध्यान कराया जाता है, ध्यान के साथ योग, व्यायाम, तो ये जो है ये कहीं न कहीं इनके मन और मस्तिष्क को प्रबल बनाता है। और जैसे जैसे इनका आत्मविश्वास बढ़ता है वैसे वैसे ये स्वयं नशे से लड़ने के लिए साहस दिखाते हैं। तो ये एक मेडिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज भी करवाते हैं, जिससे मन और मस्तिष्क शांत हो और मन नियंत्रण में रहे और आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो कि आप नशे को ना कहने के काबिल बन सके।
अजय कुमार जी, हम बात कर रहे हैं नशे के बारे में, तो हमने देखा है कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया, जो कभी एक बहुत इन आदतों में फंसे हुए थे, फिर उन्होंने एकदम से नशे को छोड़ दिया और एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। आपकी संस्था में चूंकि इसके लिए मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए डॉक्टर्स होंगे, तो वो डॉक्टर्स किस तरह, यदि हम बात करें काउंसलिंग की, तो किस तरह की उनकी प्रक्रिया होती है काउंसलिंग से लेके जो ड्रग्स की थेरेपी होती है, दवाओं से स्थिति में सुधार के लिए, तो वो किस तरह उनका किया जाता है इलाज? जी, देखिए ये एक मानसिक बीमारी है और हम लोग इनके बिहेवियर को हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यदि अगर आपने नशा करना आरंभ किया है, आपने शुरुआत की नशे की, तो आपको तुरंत मानसिक बीमारी नहीं होती। यह आपके व्यवहार में एक परिवर्तन है जो कि आपने अपने दिनचर्या में किसी ऐसी चीज को ऐड कर लिया कि उससे तो मजा आ रहा है, अब आप नशे में और कब आप उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास साइकेट्रिक है जो कि ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि इनको नशे से जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग कम हो। हमारे पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इनका परामर्श करते हैं और परामर्श के दौरान इनके समक्ष ऐसी कौन सी समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए ये नशे का सहारा ले रहे हैं। तो मुख्य इनकी समस्या को हम लोग ढूंढते हैं और समस्या का समाधान जब हो जाता है तो वह अपने आप नशे से दूर जाता है। और हमारे नशा मुक्ति केंद्र में हमारे 3 नशा मुक्ति केंद्र हैं। तीनों नशा मुक्ति केंद्र में हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं 90% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे ही केंद्र में नशा छोड़ के आज नशा मुक्ति केंद्र में नशे से दूर करने के लिए बाकी साथियों की मदद करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है ये। हम चाहेंगे कि आप युवाओं को बताएं कि नशे का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि घर के घर तबाह हो जाते हैं इस नशे की लत के कारण। व्यक्ति जो नशे का आदी होता है उसे पैसों की आवश्यकता होती है और इसलिए लोग जो है नशे के लिए अपने घरों को भी तवज्जो नहीं देते। उन्हें घर की परवाह नहीं होती, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी घर की महिलाएं किस स्थिति में, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो बताएं कि अभी युवा जो है उनके लिए एक सीख हो, उनके लिए आप बताएं कि उन्हें क्यों नशे से दूर रहना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिलते हैं। युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि आज का युवा कल का भविष्य है। कहा जाता है कि जिस देश को बर्बाद करना है उस देश के युवाओं को बर्बाद कर दे तो वह देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। यानी हमारे देश में युवा एक ऐसी शक्ति है जो कि भविष्य की नींव का निर्माण युवा ही करेगा। तो हमारे युवाओं को हमारे जो नैतिक मूल्य है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमें न भूलना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग इस आधुनिकता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उस आधुनिकता में हम बिल्कुल आगे बढ़े, परंतु उस आधुनिकता में हम अपने संस्कार और संस्कृति को स्मरण करते हुए, अपने नैतिक मूल्यों को स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, ताकि हमारा युवा यदि बलवान रहेगा, हमारा युवा प्रबल रहेगा तो हमारे देश के भविष्य का निर्माण ही उतना ही मजबूती से हो पाएगा। जी, कार्यक्रम में हम आगे और भी बातें करेंगे। उससे पहले हम आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे जिसे आप सुनते हो और आपको लगता हो कि इस कार्यक्रम के दौरान भी वो गीत बजे। जी बिल्कुल। अक्सर जो हमारा जो काम है वो बहुत ही जोखिम भरा होता है। कभी कभी हम लोग भी निराश हो जाते हैं जब एक नशे की गिरफ्त में एक युवा जब जिद करता है। मुझे एक गाना हर समय याद आता है, वो फिल्म इंतहा का है और जो संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी है और किशोर कुमार जी ने गाया है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो अजय कुमार जी, आपकी पसंद का
कर रहे हैं अजय जी से। कल्याणी सोशल वेलफेयर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इनकी एक नशा मुक्ति का ऑर्गेनाइजेशन है जो भिलाई में है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे नशा मुक्ति के बारे में, और जिसके बारे में आपने बहुत विस्तृत तौर पे संदेश भी दिया और कारण भी बताया, लक्षण भी बताए, और किस तरह उनका पुनर्वास किया जाता है इसके बारे में भी आपने बताया। तो अजय जी, आपकी जो संस्था है, साथ ही साथ आप उसमें रामशिला की कुटिया के नाम से एक वृद्धाश्रम भी आप संचालित करते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि ये रामशिला की कुटिया नाम कैसे पड़ा और यहाँ वृद्धजनों के कल्याण के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। जी बिल्कुल। ये वृद्धाश्रम हमारी प्लानिंग में तो नहीं था कि हम लोग वृद्धजनों के कल्याणार्थ भी हम लोग कार्य करेंगे, परंतु नशा मुक्ति केंद्र के संचालन करते करते हमारे पास ऐसे प्रकरण भी आए कि जिन अभिभावकों के जवान बच्चे जो कि नशे की गिरफ्त में रहते हैं, ऐसे अभिभावकों को वो इतना परेशान कर देते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। एक दिन का वाकया है, जब मैं नशा मुक्ति केंद्र में बैठा हुआ था और एक बुजुर्ग आए और उन्होंने ये कहा कि बेटा हमारे लिए भी कुछ ऐसा करो ताकि हम लोग भी चैन से जी पाए। मेरा जवान बेटा नशे की गिरफ्त में है और उसने मुझे केवल और केवल पैसा नहीं देने के कारण इतने जोर से लात मारी कि मेरी पसली फ्रैक्चर हो गई। ये कहीं न कहीं मुझे उद्विग्न किया इस बुजुर्ग की बात, और हमारी संस्था ने चर्चा करके निर्णय लिया कि हम लोग वृद्धाश्रम का संचालन करेंगे। इस वृद्धाश्रम में अभी वर्तमान में 24 लोग रहते हैं और इस 24 लोगों में ऐसे वृद्ध हैं जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं और वो अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। और रही बात नाम की, रामशिला की कुटिया, रामशिला ये मेरे माता और पिता का नाम है और मैंने अपने माता पिता के नाम पे ही इस वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया। इसके पीछे कारण ये है कि जब तक बुजुर्ग रहते हैं तब तक हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। आज ऐसा हो गया है कि बुजुर्ग बोझ बनते जा रहा है। और युवाओं के लिए एक संदेश है कि माता पिता के जाने के बाद वो उनकी स्मृति में कई सारे कार्यक्रम करते हैं और कई सारे दान दक्षिणा करते हैं, परंतु उनके जीते जी उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। अजय जी, अभी आपने बताया कि आप वृद्धाश्रम का भी संचालन करते हैं, तो क्यों आवश्यकता पड़ती है अभी वृद्धाश्रम की? जी, मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। माँ रोती थी, बेटा रोटी नहीं खाता था। माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था। माँ आज भी रोती है जब बेटा रोटी नहीं देता है। विडंबना है कि हमने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को हम भूल गए और हमने शिक्षा को इतनी तवज्जो दी कि बेटा बड़ा आदमी तो बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, परंतु बेटे को यही याद नहीं रह पाया कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जिनके कारण मैं आज इस तरक्की के शिखर तक पहुंचा हूं। और ऐसी स्थिति में वो माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। और जहां तक हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, परंतु जिस तरीके से आजकल आपको इतना बड़ा पैकेज मिलता है, परंतु वो काम भी ऐसे लेते हैं कि आप अपनों की पूछ परख नहीं कर पाते हैं। तो यह भी एक मजबूरी है और इसी कारण से वृद्ध कहीं न कहीं अकेला होते जा रहा है। यदि अगर मैं दुर्ग शहर की बात करूं तो दुर्ग शहर शिक्षा धानी है और इस शिक्षा धानी में ही ये एक विकराल रूप लेते जा रहा है, जहां पे बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। हवेली तो बहुत बड़ी है, कार घर में खड़ी है, परंतु सेवा करने वाला और कार चलाने वाला और सब्जी लाने वाला कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं हम अपने बच्चों के साथ एक उनको सामाजिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी का भी हम लोग को पाठ पढ़ाना चाहिए और बिल्कुल हम अपने बच्चों को बड़ा बनाएं। बड़ा बनाने के साथ साथ हम उन्हें उनकी स्वयं की जिम्मेदारी
कि उनकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति क्या है, बुजुर्गों के प्रति क्या है, वह जिम्मेदारी का भी पाठ हम पढ़ाएं, ताकि हम अपना जो भविष्य है, भविष्य में हम भी बूढ़े होंगे, परंतु उस बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों का साथ मिल सके। तो बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर अजय कुमार जी से। तो अजय कुमार जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए।